तो थायराइड इज ए बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड इन द थ्रोट एरिया, वोकल कॉर्ड के पास होती है। और थायराइड जो हार्मोन बनाता है उसको कहते हैं थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन बनता है जिसको थायरॉक्सिन कहा जाता है, ठीक है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मेटाबॉलिज्म। हमारे बहुत सारे इमोशंस को, हमारे मेटाबॉलिज्म को और बॉडी की बहुत सारे रिएक्शंस को ये थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है। जब दो तरह की थायराइड प्रॉब्लम होती है, एक हाइपर एक हाइपो। हाइपो का मतलब होता है कम बनाना और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। जब हाइपो ग्लैंड हाइपो में चली जाती है यानी कि वो थायरॉक्सिन नहीं बना रही है, और हाइपर हो जाती है तो मतलब थायरॉक्सिन ज्यादा बना रही है। खाना पकाने के लिए आग जो है प्रॉपर होनी चाहिए। अगर बिल्कुल मोमबत्ती जैसी जलेगी तो भी खाना नहीं पकेगा, और अगर बहुत बड़ी आग में आप खिचड़ी डालेंगे पकाएंगे तो वो कुछ नहीं पकेगा उसको। यही हाल थायराइड ग्लैंड का हो गया। अगर आप बहुत ज्यादा थायरॉक्सिन निकल रहा है तो वो आदमी बिल्कुल दुबला पतला हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म इतना हाई हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट इतना हाई हो जाएगा कि वो खाता रहेगा और पतला होता रहेगा, उसका शरीर में वो जलता रहेगा उसका फैट। और हाइपो में हो गया तो वो जो जितना फैट जलना चाहिए वो जलता नहीं है, आदमी मोटा हो जाता है, इकट्ठा होने लगता है। तो उसमें क्या है कि उसको आलस आता है, सुस्ती आती है, बाल झड़ते हैं, वेट बढ़ता है, औरतों के पीरियड्स में डिस्टरबेंस आती है। फीमेल्स को ज्यादातर थायराइड की ग्लैंड की प्रॉब्लम होती है, आदमियों को कम होती है। तो ये सारे सिस्टम बिगड़ जाते हैं। वेट बढ़ना सबसे बड़ी निशानी होती है, बहुत जल्दी से वेट भी क्या बढ़ता है, वाटर रिटेंशन ज्यादा हो जाता है और मोटापा लगने लगता है, स्वेलिंग आ जाती है चेहरे पे, हाथ में, पैरों में। कई कई लोगों को बहुत ज्यादा मेंटल डिस्टरबेंस होती है, डिप्रेशन भी हो जाता है। तो थायरॉक्सिन नहीं बनता तो क्या करते हैं कि एक एलोपैथिक दवाई, केमिकल बना हुआ थायरॉक्सिन जैसा, एल्ट्रेक्सिन के नाम से दिया जाता है, एल्ट्रेक्स के नाम से। तो केमिकल थायरॉक्सिन दिया जाता है और यही इसका इलाज है। ये तो हुआ एक्यूपंक्चर, एलोपैथिक इलाज। लेकिन हमारा सवाल ये है कि हमें तो एक्यूपंक्चर के हिसाब से इलाज करना है। हमारे पास तो पेशेंट दवाई छोड़ने के लिए आता है कि हम दवाई कैसे छोड़। अभी जितेंद्र जी ने बोला उसका बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। ये तो समस्या रहती है, क्योंकि आपको कितना थायरॉक्सिन चाहिए ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। आपका शरीर तो डिसाइड कर लेता है, लेकिन बाहर से जब आप गोली ले रहे होते हैं तब डिसाइड नहीं होता कि आज कितना चाहिए शरीर को, कितना काम करना है। आप हमेशा एक से नहीं रहते, किसी दिन आप खेलने जाते हैं, किसी दिन आप घूमने जाते हैं, किसी दिन घर में पड़े रहते हैं। तो आपकी बॉडी को डिसाइड कर लेती है। लेकिन जब आप गोली एक खा रहे हैं तो वो तो फिक्स खा रहे हैं डेली, चाहे उस दिन आप काम करें ना करें, डेली खानी है, वही खानी है, फिक्स हो। तो ये डिसाइड करना जरा मुश्किल हो जाता है। इसलिए नेचुरल तरीका ही ठीक है थायराइड को ठीक करने का। अब ठीक करने का थायराइड के कौन से पॉइंट होते हैं, फिर वही सवाल आ जाता है। हाँ सीमा, मैं 5 मिनट में कॉल करता हूँ आपको, एक क्लास ले रहा हूँ जरा, अभी करता हूँ। तो क्या होता है कि अब एक्यूपंक्चर तो पता ही है आपको, कोई फिक्स फार्मूला तो है नहीं एक्यूपंक्चर में, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चलता है। फिर भी कुछ पॉइंट्स फिक्स होते हैं, जैसे कि GB21। GB21 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्मोनल डिस्टरबेंस के लिए, ये लगाना चाहिए, लगाया जाता है। यहाँ पे पॉइंट जो होता है रैन का, मेरिडियन का, ये डेंजरस पॉइंट है, ये आप नहीं, हम नहीं लगा सकते ना, हमें लगाना चाहिए। लेकिन मसाज करने के लिए कहा जा सकता है पेशेंट को, थायराइड ग्लैंड की मसाज करे डेली। और फिर पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीटमेंट देना चाहिए। इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इमोशंस को भी स्टेबल करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है थायराइड ग्लैंड, आपने ये चीज नोट की होगी कि आजकल थायराइड की ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। पहले कोई थायराइड का, एक दिल्ली के अंदर सिर्फ एक हॉस्पिटल था,
आज से 30 साल पहले दिल्ली के अंदर सीआरपीएफ वालों का एक हॉस्पिटल हुआ करता था, पूरी दिल्ली के अंदर डॉक्टर नहीं होता था थायराइड को चेक करने वाला। थायराइड का टेस्ट नहीं होता था, थायराइड का टेस्ट नहीं होता था कहीं, पूरी लैब नहीं थी, सिर्फ एम्स में टेस्ट होता था या फिर वहां टेस्ट होता था एक सीआरपीएफ में। फिर थायरो केयर आई, सिर्फ थायराइड का टेस्ट करती थी थायरो केयर, उसका नाम ही था थायरो केयर। बाहर की आज थायरो केयर सारे टेस्ट कर रही है, बाहर की कंपनी थी तो कहते थायरो केयर ही करती है, और कोई कंपनी नहीं है जिनके पास ये टेस्ट करने की मशीन ही नहीं है थायराइड को। तो इतने कम केसेस होते थे, और पिछले 30 साल में थायराइड की बाढ़ आ गई है, जिसको देखो थायराइड थायराइड थायराइड। क्यों? तो ये तो बहुत बड़ा व्यापार है, ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है, ये तो हर पेशेंट की ना एक लाइन लगा देते हैं। जो कंपनी घुस जाती है वो टेस्ट करने में, हर किसी का थायराइड का टेस्ट होने लगता है, क्योंकि वो उसको पेशेंट चाहिए। फार्मास्यूटिकल कंपनी को थायरोक्सिन बना दी तो हर किसी को खिलानी है। अब ये भी पता नहीं सबको थायराइड है भी कि नहीं है। पहले कहते थे थायराइड हो गया तो वेट बढ़ना चाहिए, अब कई होगा तो वेट भी नहीं बढ़ता, नॉर्मल है फिर भी थायराइड निकल आता है। अब वो थायराइड की कितनी लड़कियां गोलियां खा रही हैं, फिर हर वक्त परेशान रहती है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी चक्कर आ जाते हैं, वो खिलाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा उनको थायराइड ही है कि थायराइड है भी कि नहीं है, ये भी हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो बड़ा उलझन वाली स्थिति है। तो थायराइड के लोगों को पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। ये थायराइड एक इमोशनल प्रॉब्लम है, और इमोशनल डिस्टरबेंस की वजह से ही थायराइड होता है। तो जो लोग नेचर से दूर रहते हैं, हर वक्त कमरे में बंद रहते हैं, एसी में रहते हैं, उनको थायराइड ज्यादा होता है, ऐसा हमने देखा है। तो थायराइड के लोगों को एक तो ज्यादा से ज्यादा नेचर के अंदर समय बिताना चाहिए, नेचर के पास जाना चाहिए। नेचर कहाँ मिलती है? अब नेचर कोई बाजार में नहीं मिलती। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, सुना आपने? प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम कोई खेत में पैदा नहीं होता, प्यार खेत में पैदा नहीं होता, और ना ही कहीं दुकान पे बिकता है। तो नेचर कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ आप पार्क में चले गए और बोले जी मैं नेचर में रह रहा हूँ। नेचर का मतलब ये है नेचुरल एनवायरनमेंट में ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। तो वो अब लोग तो कमरे से बाहर नहीं निकलते, अपने एसी से बाहर नहीं निकलते, तो नेचर के पास क्या? तो बहुत ज्यादा केसेस थायराइड के आ गए, ये एक बड़ी चिंता की बात है। रिसर्च के भी टॉपिक है, इस पर रिसर्च भी होनी चाहिए कि आखिर ऐसे इतने केस क्यों आ रहे हैं, पहले कभी थायराइड नहीं हुआ। दूसरी रीजन एक और चीज समझ में आती है कि बहुत सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट हमको पता नहीं है और बताए भी नहीं गए। बहुत सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट हमको बताए भी नहीं जाते। जब कंपनी कोई दवा इंट्रोड्यूस करती है तो कुछ साइड इफेक्ट देती है, कुछ जरूरी नहीं है कि वो सारे साइड इफेक्ट बताती होगी। हमको तो उतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है ना जितनी वो दे रही है कंपनी, तो कितने साइड इफेक्ट और भी होंगे जो उसने बताए नहीं होंगे। तो कौन सी दवाई, हम लोग एक्चुअली जंजाल में फंस चुके हैं केमिकल के, निकल नहीं पा रहे। एक बीमारी से दूसरी बीमारी, दूसरी से तीसरी पे चलता रहता है आदमी, ठीक नहीं होता। और ठीक तभी होता है जब वो नेचुरल तरीके से घुसता है, नेचर के पास जाता है, नेचर के तरीके से खाने पीने लगता है, तब ठीक होने लगता है, नहीं तो कोई ठीक नहीं होता। हर दवाई। बच्चों में वैक्सीनेशन, हाँ बोलिए। अरे बच्चों में वैक्सीनेशन होती है, बच्चों को जो 3 महीने का टीका लगता है, 6 महीने का, क्या हो सकता है उसका भी कोई रीजन हो थायराइड के अंदर निकल के आने का? नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे देशों में बहुत सारे वैक्सीन बैन हो गए हैं, आपको ये भी बता दूं। बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में आप गूगल करिए कि किस किस कंट्री में कौन कौन से वैक्सीन को बैन कर दिया गया है। एपिलेप्सी, ऑटिज्म तो डायरेक्ट प्रूफ मिले हैं। थायराइड का तो अभी पता नहीं है, लेकिन ऑटिज्म के जो केस बढ़ रहे हैं बच्चों के अंदर, जो एक दिमागी प्रॉब्लम आ रही है, उसका तो डायरेक्ट लिंक मिल रहा है। कुछ समय पहले तक 500 लोगों में एक ऑटिज्म का बच्चा था, आज 40 बच्चों में एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार होता है। इतना बड़ा जो एकदम ड्रास्टिक चेंज आ गया है, वो सबके पीछे डायरेक्टली वैक्सीनेशन का ही कारण है। और ये बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में बहुत सारी वैक्सीन बैन हो गई है। आप गूगल करके देखिए किस कंट्री में कौन सी वैक्सीन बैन है।
तो आप देखेंगे कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्री, फ्रांस, इटली, जापान में बहुत सारी वैक्सीन बैन हो चुकी है। तो ये लोग खुश हो रहे हैं अभी वैक्सीन आएगी, वैक्सीन आएगी, वैक्सीन आएगी तो कोरोना से बचेंगे। कोई वैक्सीन वैक्सीन कुछ नहीं है, वो सब पागल बनाने का ड्रामा है। वो वैक्सीन आएगी तो फिर कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं होगा कोई, बट वो सीवियर नहीं होगा इन्फेक्शन, फिर इन्फेक्शन कम सीवियर होगा। बताओ, ये एक नई कहानी कर दी। 82% लोग तो ठीक हो रहे हैं वैसे ही, बिना दवाई के, बिना वैक्सीन के, फिर वैक्सीन लग के कम सीवियर होगा तो कितने परसेंट ठीक हो जाएंगे? समझ नहीं आई कहानी। जिसका डेथ रेट ही 1.82% है, वो वैक्सीन लग के क्या फिर क्या हो जाएगा? तो वैक्सीन से कोई बच रहा है, मेरे को तो लग नहीं रहा। पर अब मजबूरी है, कई जगह तो वैक्सीन नहीं लगवाने पे पाप है, गैर कानूनी है, वैक्सीन लगवाना जरूरी है। समझ नहीं आ रहा। और दूसरी बात है कि हम भी कौन सा नेचुरल तरीके से जी रहे हैं, अननेचुरल फूड हम भी ले रहे हैं। तो थायराइड के बारे में इतनी डिस्क्रिप्शन है हमारे पास। एक एलोपैथिक दवाई दी जाती है। आयुर्वेद में कैशोर गूगल बहुत इफेक्टिवली यूज किया जाता है थायराइड के लिए। बहुत सारे लोगों को मैंने दिया है और इफेक्टिव रिजल्ट आए। और इसके अलावा धीरज जी बताएंगे आयुर्वेद में और क्या दे सकते हैं थायराइड के लिए? गुरु जी मेनली हम लोग तो कांचनार गूगल देते हैं और कांचनार गूगल भी गोरखमुंडी का देते अर्क हैं। वगैरह। और क्या देते हैं? गोरखमुंडी का अर्क जरूर देते हैं गुरु जी। किसका? गोर एक गोरखमुंडी हर्ब होती है, मध्य प्रदेश में होती है गेहूं के टाइम में। हाँ, गोरख मुंडी तो सुनी है। जो हाँ जी, ये जो 64 हर्ब्स हैं आयुर्वेद की, जो दिव्य जड़ी बूटी है, उनमें बड़ा फेमस नाम है गोरखमुंडी का। तो उसका अर्क बड़ा रोल प्ले करता है इसके अंदर, मैंने कई जगह देखा है इस चीज वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसका अर्क कैसे निकालते हैं आप? उसके अर्क को 24 घंटे तक पानी में भिगो के रखते हैं, फिर ये वाष्पीकरण द्वारा निकालते हैं, अच्छा, यंत्र होता है उसके अंदर डाल के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम बात करते हैं एक्यूपंक्चर की। अब अगर ये दवाइयों के साथ साथ एक्यूपंक्चर भी कर दिया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा एक्चुअली में। सारे केस ठीक किए जा सकते हैं, सारे ही। तो थायराइड के मेरे ख्याल लाखों केस तो दिल्ली में है। अगर आप करने लगेंगे तो जिंदगी भर थायराइड ही ठीक करते रह जाएंगे और कुछ मौका नहीं मिलेगा, इतने केसेस हैं। एक बार आपको ये लोगों को पता लग गया कि आप थायराइड ठीक कर देते हैं, लोगों के ऊपर लाइन लग जाएगी। आप मेरे ख्याल वंदना आपको भी थायराइड हुआ था ना? आपकी तो शक्ल से लग रहा है बड़ा इंटरेस्टेड से होकर सुन रही हो थायराइड के बारे में, तो मुझे लग रहा है आपको थायराइड हो गया था। चश्मा लगाने से भी थायराइड हो जाता है? आप चश्मा तो नहीं लगाती हो ज्यादा? क्या क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही थी ना, कट रही है। नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलो, थायराइड ठीक हो जाता है। वंदना का ठीक हो गया बिल्कुल थायराइड, लकीली। महिपाल जी ने किया इनका थायराइड और ये बिल्कुल ठीक है आज। ये हमारे एक बहुत बड़े हमारे ग्रुप के एक सक्सेस है। तो इसी की वजह से वंदना मोटिवेट हुई है सीखने के लिए एक्यूपंक्चर। तो सर डाइट थायराइड क्या होगी? है जी। डाइट डाइट अवॉइड वैसे करना तो चाहिए, क्या खाना? व्हाट्सएप पे बहुत आता है कि ये नमक बंद कर देना चाहिए, आयोडीन वाला नमक बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये गलत इंफॉर्मेशन है। आयोडीन इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव थायराइड पोजिशनिंग। इसकी बैटरी जा रही है यार, कहाँ गया इसका? होल्ड करो जरा, ये बैटरी। आयोडीन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी जिस भी फूड में आयोडीन होता है, खासकर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वैसे तो किसी भी फूड में बहुत अच्छा आयोडीन होता नहीं है। सबसे अच्छा आयोडीन मिलता है जापानीज कैल्प में। एक जापान में समुद्र में एक चीज पाई जाती है, पालक जैसी होती है, कैल्प बोलते हैं इसको। तो इंडिया में सबसे अच्छा आयोडीन के सोर्सेस पत्तेदार सब्जियां हैं थोड़ी बहुत, जिसमें आयोडीन होता है। आयोडीन रिच फूड देना बहुत जरूरी है। एक सेकंड होल्ड करना जरा, मैं चार्जर लगा दूं।
हाँ, आयोडीन रिच फूड देना बहुत जरूरी है। बाकी सब कुछ खा सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करने चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स आर नॉट गुड फॉर थायराइड पेशेंट। नॉन वेज इज आल्सो नॉट गुड फॉर थायराइड पेशेंट। और ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डेली खाने में जरूर ऐड करें। सर उस दिन आपने शता और एस्परेगस बताई थी, क्या वो भी मेरे को थायराइड में ऐसा, काम करती है? हाँ बिल्कुल, एक एस्पेरेगस, ये तो दवाई हो गई ना, फिर वो फूड के बारे में पूछ रहे हैं, वो दवाई दे नहीं पाएंगे, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि एस्पेरेगस बहुत जरूरी है। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिसमें थायराइड के ऊपर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आया है। खासकर अगर फीमेल को थायराइड हो तो एस्पेरेगस जरूर इफेक्टिव होगी। जी सर। सर डॉक्टर्स जो हैं एलोपैथी के, उसको लाइफ टाइम वो दवाई दी है, उसको वो टैबलेट रोज एक लेनी है, और पेशेंट थायराइड की का जो एज है मैं 65 होती है। थायराइड का एक टेस्ट बताता हूँ। देखो, थायराइड के जितने भी टेस्ट है ना, सब बेकार टेस्ट है। जो थायराइड का T3 T4 TSH टेस्ट किया जाता है, थायराइड के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। एक ऐसी बात है कुछ जो शायद मॉडर्न मेडिसिन को भी नहीं पता, क्योंकि थायराइड के ऊपर मेरी स्पेशल ट्रेनिंग हुई है। मैंने बाहर से, एक डॉक्टर आए थे अमेरिका से, उनसे ट्रेनिंग ली है थायराइड के ऊपर। 90% जो आयोडीन होता है वो ब्रेन में पाया जाता है। तो बॉडी के अंदर जो हम टेस्ट करते हैं वो डिफेक्टिव है। वो सही से टेस्ट, हम ब्लड टेस्ट करते हैं एक्चुअली, तो ब्लड टेस्ट जो होते हैं वो इफेक्टिव नहीं हो रहे, क्योंकि थायराइड के लिए आयोडीन की जो क्वांटिटी है वो ब्रेन में सेल्स में अंदर ज्यादा पाई जाती है, ब्लड में नहीं होती। तो बहुत सारे केसेस में आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड हो जाता है। और आजकल आयोडीन फूड में नहीं ले रहे लोग, क्योंकि ज्यादातर लोग रॉ वेजिटेबल तो खाते ही नहीं है। वो तो सब ग्रो करके, या ये बिस्किट बिस्किट खाते हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, या कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसमें कोई बचता ही नहीं है, कुछ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है। आपको याद होगा पहले खेतों में लोग मूली खाते थे, फिर वो पत्तियां भी खा लेते थे थोड़ी बहुत, फिर वो सरसों को तोड़ तोड़ के खा लिया करते थे, फिर वो ग्रीन छोले खा लेते थे, फिर वो भुट्टे खा लेते थे। इतनी सारी चीजें तो हम रॉ ऐसे ही खाते रहते थे दिन में, जिसका कोई सर पैर नहीं था। आजकल उसकी जगह बिस्किट्स आ गए हैं, वो कोई पैकेट में कोई क्रैक्स आ गया है, कोई क्या क्या आ गया, वो सब खाते हैं। तो जो हमारे को नेचुरली जो चीज मिलती रहती थी वो अब नहीं मिलती है। तो एस्पेरेगस पर, इस पर जरूर काम करना चाहिए। एस्पेरेगस की सब्जी भी बनती है, ग्रीन फॉर्म में भी आता है, और सुखा के तो उसको शतावरी की फॉर्म में यूज करते ही है। आप क्या कह रहे हैं, डॉक्टर ने उसको डेली एक गोली दी है? यस, वो डेली एक गोली सुबह सुबह खाली पेट खाने को कही जाती है। डॉक्टर कहता है सुबह सुबह, सुबह उठते ही इसको गोली को खा लो। तो वो तो उनके हिसाब से सिस्टम है, लेकिन हमारा काम तो लोगों को गोली से छुटकारा दिलाना है। हमारे पास तो पेशेंट तब आएगा जब वो गोली छोड़ना चाहता है। अब ये रनिंग टाइम आउट हो रहा है, तो आज की क्लास हम यही खत्म कर देंगे, आज थायराइड पे ही खत्म कर देंगे। बट काफी गोली अच्छा छोड़ने के डिस्कशन है। गोली छोड़ने के लिए ही है सर, वो उसी के लिए आया था मेरे पास। हाँ, हमारे पास तो गोली छुड़वाने ही आएगा। वो गोली खा रहा है तो वो जी तो गोली, हम भी गोली दे देंगे उसको, तो फिर वो गोलियां, गोली के लिए तो नहीं आ रहा हमारे पास। जी तो गोली तो खा ही रहा है, फिर तो उसका जिंदगी चल ही रही है गोली खा के। जी, गोली भी लाइफ टाइम है सर। गोली भी लाइफ टाइम है, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उसका वो। और जी वो थोड़े दिन में थायराइड के साथ वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और वाटर रिटेंशन, किडनी प्रॉब्लम, ये सब लेके वो डिफरेंट वही है। डॉक्टर्स के पास। देखिए, आप लोग जो सीख रहे हैं ना, बहुत अच्छी चीज सीख रहे हैं आप ना, मतलब इतना कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए। आज के टाइम में कोई ये कहते हैं ना, अगर हॉस्पिटल जाना है, मतलब उसकी हालत खराब हो जाती है, उसको पता है उसको चक्कर में डाल दिया जाएगा, उसके पैसे भी छीन लिए जाएंगे और इलाज भी उसका होना नहीं है कुछ।
तो इसीलिए नेचुरल तरीका दुनिया का सबसे अच्छा तरीका इलाज का, ये हमारी प्रिमिटिव मेथड है, सबसे पुरानी पद्धति है। फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल पीपल आर गेटिंग cured because of this mother nature. It's not that allopathic system is just developed 100 years before. 100 years before, no allopathic system was there. So only nature and Ayurveda is there. Yoga is there. Use yoga, naturopathy, yoga, Ayurveda, herbs, and all of the disease can be cured very, very easily. एंड उसमें अगर एक्यूपंक्चर का तड़का लगा दें तो बस सोने पे सुहागा। फिर तो ऐसी कोई डिजीज नहीं है जो ठीक ना की जा सकती। क्या थायराइड, क्या ब्लड प्रेशर, क्या बड़ी आसानी से, कोई कठिनाई नहीं है। ये सब बीमारियां ही नहीं है जिनको बीमारियां बना के रखा गया है। तो थायराइड तो बिल्कुल ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कर देते हैं उसको कि भाई खाते रहो। कितना एज कितनी पेशेंट की? यही बताना चाह रहा था, एज सिर्फ 35 है सर। हाँ, यंग बच्चा है, अभी देखो कितना यंग है। मिलिट्री में है और रिटायर है, मेजर रिटायर है, और इसीलिए 35 में रिटायर हो गए सर। ले लिया, पीवीआर ले लिया था उसने, वॉलंटियर रिटायर लिया। इसीलिए ले लेते हैं, वो बीमारी लग गई, थायराइड लग गई, काम नहीं कर पा रहे। देखो आर्मी के लोगों को ये कैसे हो गया, ये बड़ी हैरानगी की बात है। ये सब दवाइयों के साइड इफेक्ट ज्यादा लगते हैं मुझे। इतनी एक्सरसाइज करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हो जाता है, बड़ी सरप्राइजिंग। नहीं सर, मैंने कंफर्म किया था, उसने कोई भी दवाई नहीं खाई कभी, कोई एंटीबायोटिक नहीं खाया। वो कुछ वैक्सीनेशन हुआ था जो कंपलसरी है सभी को, शायद उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। वैक्सीन का भी साइड इफेक्ट हो रहा है। अब देखो जज करना ही मुश्किल हो गया किसको किस वजह से क्या हो रहा है। लेकिन वो थायराइड उनका छूट जाएगा अगर वो ढंग से खाना पीना करेंगे ना। धीरे धीरे इसका इफेक्ट, टॉक्सिसिटी खत्म हो जाती है बॉडी में से, थायराइड अपने आप ठीक हो जाता है। सर काफी सीरियस है इस मामले में, तो काफी उस चीज में इंटरेस्ट भी लिया, तो इसलिए मैंने थोड़ा आप GV21 एक पॉइंट उनको जरूर लगाइए अगर आपके संपर्क में है और आप उनको ट्रीट कर रहे हैं। GV21 की डेप्थ ज्यादा मत रखिए, यहाँ पे लंग्स टिप्स होते हैं। GV21 लगाना शुरू कीजिए कुछ दिन तक, और भ्रमरी प्राणायाम कराइए, ठीक हो जाएगा 15-20 दिन में। भ्रमरी प्राणायाम कराइए और GV21 लगाइए। 20 दिन के अंदर अंदर ही थायराइड बहुत नॉर्मल हो जाता है। ओके। इसके अलावा TW मेरिडियन, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन इज आल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर हार्मोनल डिसबैलेंस। तो TW6 टू चून बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी यूज करिए। ये 2 पॉइंट तो यूज करिए, बाकी तो पेशेंट को देख के उसका थोड़ा सा केस हिस्ट्री बना के लिखा जाएगा। बाकी ये 2-3 पॉइंट जरूर यूज कराइए। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करना चाहते हैं। अगर आपका 2-4-5 मिनट बचे अभी हमारे पास, ये बंद हो जाएगा अपने आप ही। सर एक और क्वेश्चन। हाँ बताइए। अगर किसी और को पूछना पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग, मेरा इसमें हो गया सर, मुझे कोई और पॉइंट है इस। नहीं बताइए, आप पूछ लीजिए पहले, कोई बात नहीं। नहीं सर, वो थायराइड के रिगार्डिंग नहीं है, वो किसी और लेगामेंट के रिगार्डिंग है। तो उसको दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आपके क्वेश्चन के आंसर तो करेंगे सारे। बताइए आप, कोई क्या सवाल है आपको, बताइए। सर जैसे घुटने का लेगामेंट है, फुटबॉल खेलते वक्त लोगों को हो जाता है, तो उस समय में क्या है कि लेगामेंट डैमेज है। तो लेगामेंट आपने लास्ट टाइम बताया था क्लास में कि ये कभी भी क्योरेबल नहीं है, इसको सिर्फ थोड़ा बहुत ट्रीट करके ही काम चलाया जा सकता है, ये कभी ठीक नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में पूछना था सर। घुटने का लेगामेंट है, जैसे मॉर्निंग बिजनेस के लिए जाते हैं तो वो उसमें समस्या है पेशेंट को, और घुटना मुड़ता नहीं है। तो थोड़ा बहुत मैंने उसको किया था उंगली से, उसमें काफी रिलीफ है, तो घुटना थोड़ा मुड़ पा रहा है। अभी उसको यही है कि ज्यादा रिलीफ नहीं है, कभी कभी दर्द होता है उसमें। लिगामेंट टियर एक ऐसी समस्या है क्योंकि ये बोन नहीं है, लिगामेंट आसानी से हील नहीं होता और सालों साल लग जाते हैं इसको ठीक होने में।
लिगामेंट कोई 2-4 महीने में ठीक नहीं होता, कई साल लग जाते हैं। वो कहते हैं बुढ़ापे में भी दर्द करता है। जवानी की चोट बुढ़ापे में दर्द करती है, जो वर्ड है ना वो हड्डियों के लिए नहीं है, वो लिगामेंट के लिए ही है। लिगामेंट क्या है, जब भी दर्द करने लग जाता है पूरी तरह से हील नहीं हो पाता, इसको बहुत टाइम लगता है। हड्डी ठीक हो जाती 7-8 है। साल हो गया सर, कितने? उसको 7-8 साल हो गया सर। हाँ, वो लिगामेंट 7 ऐसी है। हाँ, एक बार हो जाता है ना, लोगों को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेनी पड़ जाती है, लिगामेंट अपना दर्द नहीं छोड़ता। तो कुछ इसमें एलोपैथी में क्या इंजेक्शन लगाते हैं, स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे दर्द नहीं होता, लेकिन कई बार वो सर भी काम। जापान से एक्यूपेंचर कराया उसने, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्लिनिक से भी कराया, उसको रिलीफ नहीं हुआ। और वो जब तक कराता है तो ठीक है, उसके बाद फिर से वही कंडीशन आ जाती है, मौसम मैं बदलता है आपको या बड़ी फिर इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरे से लोग एक्यूपंक्चर कराने के बाद वो हांगकांग चले गए, ये सोच के कि यहाँ पर अगर इतना आराम आ रहा है तो मैं हांगकांग भाग जाऊं। पैसे वाले थे तो हांगकांग से करा के आऊंगा चाइनीज लोगों से, तो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसने तो मुझे 15 दिन लगा दिए ठीक करते करते, वो तो बस जाती मेरे को 2 दिन में कर देंगे, जब मैं सीधा वहीं पे जाऊंगा। पैसे वाले लोग होते तो वहां 20-25 दिन करा के आए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि हमारा एक्यूपंक्चर कई बार उस हांगकांग और चाइनीज ट्रीटमेंट से भी ज्यादा अच्छा साबित हुआ। ये मैं कोई अपनी बड़ाई की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक ऐसा मैंने 2-3 बार ऐसी घटनाएं देखी कि लोग बड़ाई बड़ाई में हांगकांग चले गए। पैसे वाले होते हैं, बिना बताए गए। वो कह रहे जी हम नहीं आएंगे, 15-20 दिन महीने बाहर जाना। मैं ठीक है। अब वो आने के बाद जब वो फिर मैंने से दोबारा इलाज शुरू किया, फिर कराया, फिर ठीक हो गए। फिर बोले हम ना एक्चुअली हांगकांग भी हम एक्चुअली हांगकांग भी हो आए थे, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। एक तो चाइनीज लोगों की लैंग्वेज समझ नहीं आती, उनको इंग्लिश नहीं आती। पता नहीं क्या रीजन है, किसी किसी को किसी का हाथ सूट करता है और कोई कोई किसी के हाथ से ठीक होना होता है, तो वो वहीं ठीक होता है। तो आप चिंता ना करो, जापान अमेरिका से कराने वाले भी लोग भटक भटक नहीं के सर, आते हैं। वो 3 साल पहले कराया उसने ट्रीटमेंट, मुझे तो अभी मिला रिसेंटली। उसने मुझे बताया एक्यूपेंचर भी कराया मैंने, और एक साल एक भर आराम रहा जब तक कराया। जब भी कुछ जैसे ये एक्टिविटी बहुत करता बड़ी है बात है फिजिकल, कि 1 साल आराम रहा, क्योंकि वो बार बार करा ले तो अच्छा है, वो हील अप होता है इसका मतलब। किलअप हो रहा था वो। हील अप हो रहा है, वो टाइम तो लगेगा। लिगामेंट टीयर है यार, इतना आसानी से थोड़ी जाएगा। अगर सर्जरी भी हो जाती है तो आदमी, डॉक्टर कहता नहीं है कि रोज एक्सरसाइज करनी है, हर 3 महीने में आके दिखाना है, फॉलो अप करना है। तो वो ऐसे घबरा क्यों रहे हैं? फिर अगर 5-7 सिटिंग लगवा के उनका 1 साल निकल रहा है तो वो क्या बुराई है जी। इसको? ये अब वो ऐसे भी क्यों काम नहीं हो रहा है ना सर उसका, है? नहीं हो पा रहा कि आप वो जा नहीं पा रहा है और उसका रिलीफ नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ था। मैं अच्छा, दोबारा ये कंफर्म मैं ना करूंगा। डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि ये 1 मिनट से भी कम समय रह गया है।